Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss molecular chaperones. So let's get into the video. So what are chaperones? Chaperones are also known as heat shock proteins, यानी इन्हें HSP नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, ये करते क्या है? जो भी इनकम्प्लीटली फोल्डेड या अनफोल्डेड प्रोटीन होते हैं उनसे बाइंड कर जाते हैं. तो जब भी उनसे बाइंड करेंगे उनकी फोल्डिंग को असिस्ट करेंगे, मतलब ये अनफोल्डेड प्रोटीन्स की फोल्डिंग में हेल्प करते हैं. क्या होता है नॉर्मली जब भी सेल के अंदर अनफोल्डेड प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है तो उसको एग्रीगेशन बोलते हैं. तो जो भी अनफोल्डेड प्रोटीन्स की अनयूजुअल एग्रीगेशन हो रही है उसे प्रिवेंट करने का काम मॉलिक्यूलर chaperones का या HSPs का होता है. ये नाम से यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि ये हीट की प्रेजेंस में बनते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स इसीलिए इन्हें बोलते हैं. तो अगर कोई नॉर्मली सेल 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करता है, अगर आप उसे 42-43 डिग्री सेल्सियस दे दोगे तो उस टाइम उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स बनेंगे, chaperones भी खुद भी प्रोटीन है, तो जो भी प्रोटीन्स बनेंगे उन्हें बोलेंगे हीट शॉक प्रोटीन्स या मॉलिक्यूलर chaperones. किस वजह से बनेंगे? क्योंकि हमें पता है हाई हीट की वजह से प्रोटीन डीनेचर होने लगता है. तो जो भी साइटोसोलिक प्रोटीन होंगे या किसी ऑर्गेनल के अंदर के प्रोटीन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के प्रोटीन्स, हीट की वजह से वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, अनफोल्ड होने की वजह से क्या होगा? डीनेचुरेशन जिसे हम बोलते हैं. तो उसकी वजह से क्या होगा? उनकी एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है, उसी को प्रिवेंट करते हैं मॉलिक्यूलर chaperones. इनका काम क्या होता है? ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होने देते, यानी जो भी प्रोटीन है, अनफोल्डेड प्रोटीन है, उसके अंदर इनकरेक्ट स्ट्रक्चर अगर बन रहा होगा तो उसे प्रिवेंट करेंगे. ये करेक्ट स्ट्रक्चर को इनिशिएट नहीं करते हैं. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. मतलब कि अच्छी जो भी बाइंडिंग है जिससे कि वो फोल्ड होगा प्रोटीन, उसे इनिशिएट नहीं करते, लेकिन इनकरेक्ट फोल्डिंग को रोकते हैं प्रोटीन की. ठीक है, उसी के थ्रू जब भी प्रोटीन जो है करेक्टली फोल्ड हो जाएगा तो ये उसे छोड़ देंगे. सबसे पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन जो हुई थी बैक्टीरिया में, यानी ई कोलाई के अंदर. ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये वाले जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं. नेक्स्ट चीज क्या है? इनकी क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ें तो इनकी क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इनके नाम होते हैं, जैसे कि HSP40, HSP60, HSP70. तो जिनका 70 डेल्टन वेट है, 60 डेल्टन वेट है, उसके अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है. मोस्ट कॉमन जो मेजर फैमिलीज हैं chaperones की वो सिर्फ दो हैं, HSP60 और HSP70. मेजर यही दो हैं. ठीक है, जो भी प्रोटीन की फोल्डिंग को हेल्प करते हैं. मेन ये दो फैमिलीज हैं, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे HSP60 फैमिली के बारे में. तो HSP पता है हीट शॉक प्रोटीन. ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन 60 की जो फैमिली है उसके मेंबर्स को chaperonins बोला जाता है. याद रखना किसको क्या बोल रहे हैं. तो HSP60 को chaperonins बोलते हैं. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. ये बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, लार्ज बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर जो आइसोलेशन चैम्बर की तरह काम करता है. मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो फोल्डेड है वो साइटोसोलिक कंडीशंस की वजह से फोल्ड नहीं हो पा रहा है. ठीक है, साइटोसोल सही नहीं है जिसकी वजह से, उसकी कंडीशन सही नहीं है जिसकी वजह से उसकी फोल्डिंग नहीं हो पा रही है. तो ये आइसोलेशन चैम्बर प्रोवाइड करते हैं, उसे आइसोलेट करके एक जगह पे, एक चैम्बर पे लेके जाते हैं जिसके अंदर फिर फोल्डिंग उसकी करेक्टली इनिशिएट हो पाए. ये एक चीज ये भी याद रखनी है कि ये जो है नेटिव कॉन्फर्मेशन के प्रोटीन्स पे काम नहीं करते हैं, मतलब जिनके अंदर प्रॉपर फोल्डिंग हो चुकी है पहले से. नेटिव कॉन्फर्मेशन क्या होता है? नेटिव कॉन्फर्मेशन में प्रॉपर फोल्डिंग, प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन उनके अंदर हो चुकी है, तो उन प्रोटीन से बाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ इनकम्प्लीटली फोल्डेड या अनफोल्डेड प्रोटीन से ही ये बाइंड करेंगे. एक और चीज जो याद रखनी है वो ये कि HSP60 की जो फैमिली होती है ये लेट काम करती है लाइफ साइकिल में, यानी प्रोटीन की लाइफ साइकिल में लेट काम करेगी. जब प्रोटीन बन चुका है, मैच्योर हो चुका है, उसके बाद ये फोल्डिंग इनिशिएट करती है. ठीक है,
आगे जब हम HSP70 के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ोगे वो अर्ली प्रोटीन की लाइफ साइकिल में काम करते हैं, जब प्रोटीन बन रहा होता है उस टाइम। तो HSP60 फैमिली में जो मेजर प्रोटीन्स हैं वो है HSP60 और HSP10। HSP60, HSP10 हम बोलते हैं यूकैरियोट्स के केस में, बट प्रोकैरियोट्स के केस में इन्हें GRO-EL और GRO-ES बोला जाता है। याद रखना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। HSP60 इज ऑल्सो नोन एज GRO-EL इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो HSP60 या GRO-EL जो होता है ये 14 सब यूनिट से बना होता है। तो 14 सब यूनिट्स होंगी इसकी, साथ साथ सब यूनिट के फैशन में वो अटैच्ड होती हैं। साथ साथ की जो वो सब यूनिट्स हैं वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हेप्टामेरिक रिंग्स फॉर्म होती हैं। तो 14 सब यूनिट्स हैं, हेप्टामेरिक रिंग्स फॉर्म होंगी कितनी? 2। हेप्टामर का मतलब क्या होता है? 7 यूनिट्स हैं, ठीक है। इसीलिए तो 14 बनाने के लिए कितनी होंगी? 2 हेप्टामेरिक रिंग्स जो हैं वो अटैच्ड होंगी। अब ये अटैच कैसे होती हैं वो हम आगे आने वाली पिक्चर में देखेंगे कि कैसे अटैच होती हैं। इनकी जो अटैचमेंट होती है वो उल्टी होती है, ठीक है। एक ओपन एंड होता है इनका, और वो दोनों जो भी हेप्टामेरिक रिंग्स होंगी उनके ओपन एंड्स ऑपोजिट साइड पे होते हैं। नेक्स्ट चीज, HSP60 या GRO-EL खुद से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, इसे डिपेंडेंट रहना पड़ता है एडिशनल HSPs के ऊपर, जिसे बोलते हैं HSP10 या GRO-ES इन द केस ऑफ यू बैक्टीरिया। तो HSP60 HSP10 की हेल्प लेगा, GRO-EL GRO-ES की हेल्प लेगा। इसीलिए HSP10 या GRO-ES को हम को शेपेरोनिन बोलते हैं, क्योंकि ये शेपेरोनिन के साथ बाइंड करता है। अब जो भी शेपेरोनिन्स होते हैं उनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक ग्रुप 1 होता है, एक ग्रुप 2 होता है, ठीक है। ग्रुप 1 जो होता है वो कौन से होते हैं? HSP60 वाले जितने भी हमने पढ़े वो सब जो हैं वो ग्रुप 1 ऑफ शेपेरोनिन में आते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा GRO-EL जो हमने पढ़ा था, HSP60 को GRO-EL बोलते हैं इन द केस ऑफ यू बैक्टीरिया। तो ग्रुप 1 में ये सब आते हैं। इनमें 7 मेंबर्ड रिंग होती है, जैसे पीछे पड़ा हेप्टामेरिक रिंग इनके अंदर प्रेजेंट होगी, एंड दे कैन ओनली फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HSP10 जिसे कि हम GRO-ES भी बोलते हैं। तो हमने मेजरली जो पढ़ना है नेट के लिए वो ग्रुप 1 ही पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रुप 2 जो होता है ये आर्कीबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, या फिर यूकैरियोट्स के साइटोसोल में, साइटोप्लाज्मिक एरिया में जितने भी प्रोटीन्स हैं वहां ये प्रेजेंट होंगे, उनकी फोल्डिंग में हेल्प करेंगे। यहाँ क्या डिफरेंस होता है कि ये 8 मेंबर्ड रिंग शो करते हैं, ऑक्टामेरिक रिंग ये शो करते हैं, हेप्टामेरिक शो नहीं करते जैसे कि ग्रुप 1 वाले शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि ग्रुप 2 वाले जो भी शेपेरोनिन्स होंगे दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली। किसके इंडिपेंडेंटली? HSP10 के। तो इन्हें ना HSP10 चाहिए होता है ना ही GRO-ES चाहिए होता है, ठीक है। हमें मेनली पढ़ना है ग्रुप 1 के बारे में, तो ग्रुप 1 वाले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि 2 स्ट्रक्चर्स हैं। हमने क्या बोला था कि जो भी ये शेपेरोनिन्स होते हैं HSP60 या GRO-EL जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि 2 रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कितना? हेप्टामेरिक रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे तो 2 हेप्टामेरिक रिंग्ड स्ट्रक्चर हैं जो दोनों जुड़े हुए हैं बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये पॉइंटेड है, ठीक है। अब ये जो GRO-EL होगा इससे इसके अंदर आएगा प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये है अनफोल्डेड प्रोटीन या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी ये ओपनिंग होती है इसकी, इसके अंदर ये एंटर कर जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो HSP60 के अंदर अनफोल्डेड प्रोटीन जो है एंटर कर जाएगा, ये है आइसोलेशन चैम्बर, ठीक है। तो इस आइसोलेशन चैम्बर के अंदर जब ये एंटर कर जाता है तो ATP आके बाइंड कर जाती है। ग्रीन एरो जहां आप देख रहे हो ये ATP आई है और यहाँ ATP रिड्यूस हो गई है इन द फॉर्म ऑफ ADP। तो ADP रिलीज हो गया है और पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गया, तो ATP की प्रेजेंस में ये फोल्डिंग कर पाएंगे।
तो जब ये प्रोटीन जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन था वो HSP60 के अंदर एंटर करा उसने, तो जब भी HSP60 के अंदर वो एंटर करेगा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर उससे बाइंड कर जाएगा। अब ये कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये है HSP10 जिसे हम GRO-ES भी बोलते हैं इन द केस ऑफ यूबैक्टीरिया। तो ये आके बाइंड कर जाता है ताकि प्रोटीन एस्केप ना कर सके, भाग ना सके कहीं, ठीक है। जब ये एस्केप हो गया, ATP भी मिल गई, तो क्या होगा कि इसकी फोल्डिंग इनिशिएट हो जाएगी। अभी हमने क्या पढ़ा था? अनफोल्ड, जो भी ये बोल सकते हैं हम कि ये प्रॉपर फोल्डिंग इनिशिएट नहीं करता लेकिन इनकरेक्ट फोल्डिंग को रोकता है। तो ये इनकरेक्ट फोल्डिंग को रोकता रहेगा प्रोटीन की, ठीक है, जब तक वो खुद से एक्यूरेट फोल्डिंग ना फॉर्म कर ले, जब तक ये उसे रोकता रहेगा। जब एक्यूरेट फोल्डिंग बन जाएगी तो क्या होगा? ADP रिलीज हो जाएगा और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है यानी GRO-ES जिसे हम बोल रहे हैं, HSP10 बोल रहे हैं, ये रिमूव हो जाएगा फ्रॉम HSP60 जिसे हम GRO-EL भी बोलते हैं। तो उससे ये रिमूव हो जाएगा कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होगा? जो फोल्डेड प्रोटीन है वो बाहर निकल जाएगा। यही पूरी प्रोसेस होती है शेपेरॉन्स के काम करने की। और यहाँ जो चीज इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है GRO-EL GRO-ES का इंटरैक्शन। तो इसे जरूर याद रखना पूरे में, और कुछ ना याद रखो, ये डायग्राम जरूर याद रखना। ब्लू वाला यहाँ है GRO-EL जिसे HSP60 बोलते हैं, और ये जो टॉप कवर की तरह जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है HSP10 या फिर GRO-ES। समझ आया? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ये, अभी तक हमने क्या पढ़ा? HSP60 फैमिली के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं HSP70 फैमिली क्या करती है। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि HSP60 फैमिली जो होती है वो लेट काम करती है प्रोटीन की लाइफ में, यानी प्रोटीन जब बन चुका है तब काम करेगी। HSP70 ऑपोजिट है। कैसे? ये प्रोटीन लाइफ की अर्ली टाइम पीरियड में एक्ट करती है, यानी जब प्रोटीन अभी अभी ER में बन रहा है उस टाइम ये बाइंड करते हैं, ठीक है। और किससे बाइंड करते हैं? टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि प्रोटीन के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स का होता है, मतलब अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है। तो उस अमीनो एसिड के सीक्वेंस से ये बाइंड करते हैं HSP70 फैमिली वाले प्रोटीन्स। किनसे बाइंड करेंगे? टू 7 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। तो जो भी अमीनो एसिड्स की चेन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसके अंदर जहां पे 7 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे वहां ये बाइंड कर जाते हैं। तो इनकी बाइंडिंग कब होती है? राइबोसोम से जब प्रोटीन निकला नहीं है, ठीक है, राइबोसोम के अंदर ही है अभी, प्रोटीन बन रहा है अभी, ठीक है, उसका सिर्फ एन टर्मिनल फ्री है, तो उसी से ये बाइंड कर जाते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं अर्ली एक्ट करते हैं। तो जब ये उससे बाइंड कर जाते हैं तो उस बाइंडिंग के लिए जो रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, HSP70 फैमिली में जो भी प्रोटीन्स हैं, HSPs हैं, उनके अंदर 2 रीजन्स होते हैं मेन। एक होता है ATP बाइंडिंग का रीजन, जहां ATP बाइंड करेगी तभी तो प्रोटीन फोल्डिंग होगी, और दूसरा जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से बाइंड करे, जो भी पॉलीपेप्टाइड के हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, ये 7 वाले, उनसे बाइंड कर जाएगी। तो ये 2 रीजन्स इंपॉर्टेंट हैं HSP70 फैमिली के मेंबर्स में। अब यहाँ जो एग्जाम्पल आपको याद रखना वो ये कि HSP70 आता है इसके अंदर, वहां क्या था? HSP60 आता था। वहां HSP60 को क्या बोलते थे हम? GRO-EL बोलते थे। यहाँ पे HSP70 को DNA K बोलते हैं इन यूबैक्टीरिया। तो HSP70 in the case of eukaryotes while DNA K in the case of यूबैक्टीरिया, ठीक है। अब ये क्या करता है? जब भी स्ट्रेस इंड्यूस होगा सेल के अंदर, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, तो ये बाइंड कर जाएगा, प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, एंड इट वर्क्स विद HSP40, यानी इसे काम करने के लिए एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि HSP60 वाले को चाहिए थी। वहां क्या चाहिए था एडिशनल प्रोटीन? HSP10। यहाँ कौन सा चाहिए? HSP40। तो HSP40 से बाइंड करता है HSP70,
and this HSP40 is also known as DNA-J in the case of U bacteria. ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि एक और चीज है, एक और एग्जांपल अगर हम HSP70 फैमिली का लें तो वो है HSC70. HSC70 जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन शो करता है, मतलब ये सेल के अंदर हमेशा एक्सप्रेस करता रहता है, हमेशा इसके प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं और हमेशा फोल्डिंग करते रहते हैं. ठीक है, बट HSP70 जो था वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड था, सिर्फ स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ही काम करता था. तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कौन कौन से मॉलिक्यूलर शेपेरॉन्स होते हैं, शेपेरोनिन क्या होते हैं. ठीक है, GRO-ES, GRO-EL क्या होता है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ढंग से याद रखना. आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन की सीक्वेंसिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं. ठीक है, वो पढ़ेंगे, कौन कौन से टेस्ट हैं प्रोटीन को करने के लिए. उसके साथ फिर हमारा बायोकेमिस्ट्री का प्रोटीन का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद फिर हम न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह पे शिफ्ट करेंगे. सो टिल देन, गुड बाय.